हालांकि उत्सव समाप्त होने के बाद भी व्यस्त उत्सव आखिरकार समाप्त हो गया। इसके बाद की स्थिति जलते अंगारों की तरह बनी रही। दिन का समय था और छात्र अकादमी की ओर जा रहे थे। उनमें 3 लड़के भी थे। उनमें से एक ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या यह सच है कि उत्सव के दौरान नाइट ब्लडहाउंड अकादमी में आया था। चश्मा पहने हुए लड़के ने अपने दोस्तों की ओर सिर घुमाया और गंभीर नजर से बताया कि उसने सुना है कि नाइट ब्लडहाउंड एक और हमला करने आया है। सुनहरे बालों वाला लड़का अपने दोस्त को देखने लगा और एक गंभीर भाव के साथ कहा कि अफवाहों के अनुसार शिक्षकों ने नाइट हाउंड को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। यह सुनकर काले बालों वाले छात्र की आंखें तिरस्कार और भय से चौड़ी हो गईं। उसके अनुसार नाइट हाउंड एक दुष्ट व्यक्ति था जिसे तुरंत जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए। फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथ आगे बढ़ाए और उल्लेख किया कि ऐसा कहा जाता है कि इस बार एक नया खलनायक भी दिखाई दिया था, एक अपंजीकृत काला जादूगर। एक ईमानदार नजर से चश्मा पहने हुए लड़के ने उनकी ओर रुख किया और बताया कि उसने सुना था कि 2 खलनायक आपस में लड़ रहे थे और उसके कारण शिक्षक उन्हें जल्दी से रोकने में सक्षम थे। सुनहरे बालों वाला लड़का बिना किसी बाधा के चुपचाप अपने दोस्तों को देखने लगा। तीनों दोस्त अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आपस में बात करते रहे और उस दीवार के पास से गुजरे जो विकर के हमले से नष्ट हो गई थी। छात्र किसी भी चीज से अनजान बेफिक्र आवाजों के साथ खुशी से बात कर रहे थे। रात की ब्लडहाउंड घटना, जो एक भयानक त्रासदी में समाप्त हो सकती थी अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया होता, एक साधारण और डरावनी अफवाह की तरह फीकी पड़ गई। छात्र अकादमी में दाखिल हुए और अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ने लगे। गलियारे में कहीं एक दरवाजा था। यह पत्रकारिता क्लब था। अंदर क्लब के सभी सदस्य एक मेज के चारों ओर बैठे थे जो अखबारों से भरी थी। डॉलर्स खड़ी हुई, उसने अपना हाथ मेज के ऊपर रखा और गुस्से में भाव के साथ पूछा कि यह लेख किसने लिखा है। विकर और अन्य लोग चुपचाप लेखों को देखने लगे। लेखों में से एक में नाइट ब्लडहाउंड की तस्वीर थी, जिसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थीं और खून के धब्बों से भरी हुई थीं। लेख नाइट हाउंड के अत्याचारों के बारे में था। लेख लिखने वाले व्यक्ति के अनुसार जब से उसने शाही अकादमी पर हमला किया था, तब से उसके कुकर्मों ने सभी सीमाएं पार कर ली थीं। नाइट हाउंड के कृत्य पूर्व नियोजित थे, इसलिए उसे मानवता विरोधी और राज्य विरोधी माना गया, एक ऐसा खलनायक जिसे बिना किसी चूक के दंडित किया जाना चाहिए। उत्सव के दौरान शाही राजधानी युद्ध में नष्ट की गई मुख्य सुविधाओं में से शाही बैंक, राजधानी घंटाघर, इंडोनेशिया अनाथालय और शाही राष्ट्रीय कब्रिस्तान डॉलर्स ने अपने हाथ से लेख को पकड़ लिया और जबकि उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, वह विकर और बाकी सभी को घूरने लगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भले ही नाइट हाउंड उत्सव में आया था, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया था। उस रहस्यमयी काले जादूगर ने अराजकता फैला दी थी। सबका ध्यान डॉलर्स पर था और उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गई थीं। जबकि दूसरी ओर हमारे लड़के ने कोई भावना नहीं दिखाई। डॉलर ने लेख पढ़ा था और उसके अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे रात का शिकारी कुत्ता छात्रों का नरसंहार करने के लिए उत्सव में आया था, और भले ही वह जानती थी कि वह साम्राज्य के कानूनों के अनुसार एक अपराधी था, उसे यकीन था कि उस दिन उत्सव के दौरान उसने कुछ भी असामान्य नहीं किया था। उसके अनुसार लेख में तथ्यों पर अधिक और भावनाओं पर कम ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, बस तथ्यों को सूचीबद्ध करना चाहिए। उसने जानना चाहा कि यह लेख किसने लिखा है। घबराई हुई निगाहों से पिग्गी ने इनकार में अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। ट्यूडर का ध्यान पिग्गी पर केंद्रित था और उसकी आंखें डर और घबराहट से चौड़ी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है।
जबकि दूसरी ओर एक शांत भाव के साथ हमारा लड़का चुपचाप लेखों को देखने लगा। डॉलर्स का ध्यान विकर पर था और जब उसे एहसास हुआ कि लेख लिखने वाला व्यक्ति वही है तो उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। विकर ने तर्क दिया कि उसने क्लब के सलाहकार प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग के निर्देशों के अनुसार लेख लिखा था। डॉलर्स ने अपने हाथ मेज पर रखे और क्रोधित महसूस किया क्योंकि यह सब तब हुआ जब वह मौजूद नहीं थी। विकर ने उसे शांत भाव से देखना शुरू किया और याद किया कि वह त्योहार के मौसम में अपने छात्र परिषद के कर्तव्यों में व्यस्त थी। यह सुनकर उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। उसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और कुछ निकालते हुए एक आह भरी और समझाया कि अगर वह मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना लेख लिखना चाहिए। उसने अपनी जेब में रखे 3 लेख निकाले और उन्हें मेज के ऊपर छोड़ दिया, अपने हाथ उनके ऊपर रखे, जिससे पता चला कि वे आज सुबह इंपीरियल गार्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो एक है वह है। राजधानी की मुख्य सुविधाओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार नाइटब्लड हाउंड नहीं था। उसने उन सुविधाओं की 3 तस्वीरें लीं जहां नाइटब्लड हाउंड था। रात हो चुकी थी और सब कुछ नष्ट हो चुका था, लेकिन जमीन पर अजीब निशान थे। वह जानती थी कि नाइटब्लड हाउंड का मुख्य हथियार तलवार थी, लेकिन हमलों के हाल के दृश्यों को देखने पर लगभग कोई तलवार के निशान नहीं थे। केवल निशान बचे थे जैसे कि एक विशाल सांप उस जगह से रेंगकर आया हो। वह एक महिला की कल्पना करने लगी जो चाबुक पकड़े हुए थी और बैंगनी आंखों वाले एक सफेद सांप से घिरी हुई थी। उसने खुलासा किया कि इस खलनायक का आधिकारिक नाम सुश्री अलरबारूस था, एक प्राणी जिसकी लिंग पहचान महिला मानी जाती थी। हमले का मकसद अज्ञात था। यह अनुमान लगाया गया था कि वह एक स्नातक के समान स्तर की थी और उसने जो हथियार इस्तेमाल किया था उसका खुलासा नहीं किया गया था। उसने खुलासा किया कि सभी गवाह मर चुके थे। यह सुनकर ट्यूडर और सांचो की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वे सतर्क हो गए। डॉलर्स, जिसका एक हाथ मेज पर टिका हुआ था, दूसरे हाथ से 3 उंगलियां दिखाने लगी और जब उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, तो उसने विकर को घूरना शुरू कर दिया और उससे कहा कि वह नाइटब्लड हाउंड पर सभी बुरे कामों का दोष न लगाए। 3 खलनायक थे, इसलिए उन्हें प्रत्येक द्वारा किए गए अपराधों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। शांत भाव से विकर ने एक भी शब्द नहीं कहा। कई सेकंड बाद तक उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में यह उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था क्योंकि वह नाइटहाउंड की आलोचना कर रहा था ताकि भविष्य में किसी को उस पर संदेह न हो। वह बस उनके बीच एक विरोधी छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। ट्यूडर ने अपने हाथों को पार किया, उन पर अपना सिर टिकाया और जब उसकी आंखें जिज्ञासा और भय से चमक रही थीं, तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि नई खलनायक सुश्री औरोबोरोस कहाँ से आई थी। सांचो ने अपनी बाहें पार कीं और शांत निगाहों से बताया कि वे उसके बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि उसने ऐसे निशान छोड़े थे जैसे कोई विशालकाय सांप वहां से गुजरा हो। हैरान नजरों से देखते हुए सिंक्लेयर ने अपना हाथ उठाया और पूछा कि उन्हें कैसे यकीन है कि वह एक महिला थी। डॉलर्स ने अपने हाथ टेबल के ऊपर रखे और गंभीर भाव से लिपस्टिक के निशान वाली एक चट्टान की कल्पना करने लगी, जिससे पता चला कि उसके सभी अपराध दृश्यों में लिपस्टिक का निशान था। उसे एहसास हुआ कि वह चाहती थी कि सभी को पता चले कि उसने ही अपराध किए हैं। पिग्गी ने अपने हाथ बगल की ओर बढ़ाए और उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। ट्यूडर ने उंगली दिखाना शुरू किया और सभी आपस में बातें करने लगे। विकर, जो उनके बीच बैठा था, चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। विकर का ध्यान डॉलर्स पर था और उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं।
उसे नहीं पता था कि नया खलनायक नाइटहाउंड को पूछता है या उसके प्रति नाराजगी महसूस करता है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि अगर वह उसके राक्षस शिकार के दौरान उसके रास्ते में आ जाती तो उसे उसे खत्म करना पड़ता। उस समय अन्ना, जो कागजों का ढेर पकड़े हुए थी, ने दरवाजे को लात मारकर खोला और अपने आगमन की घोषणा की। वह मेज के पास पहुंची और कागजों को ऊपर छोड़ दिया। डॉलर्स का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सभी दस्तावेज क्या हैं। एक ईमानदार नजर से अन्ना ने समझाया कि उन्हें उत्सव समाप्त होने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट मिली थीं। उसने एक पत्र निकाला, विकर के पास गई और बताया कि उसके लिए भी एक पत्र था। विकर ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और एक शांत भाव के साथ पत्र लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे धन्यवाद दिया। विकर ने पत्र लिया और उसे खोला। यह देखकर उसकी आंखें भ्रम से भर गईं कि यह पत्र उसके लिए था। पत्र की सामग्री को पढ़ने पर विकर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह घबरा गया। जब वह चुपचाप पत्र पढ़ रहा था, सिंक्लेयर उसके पास आई और उसका ध्यान पत्र पर केंद्रित हो गया। उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि इसमें क्या लिखा है। पत्र में पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस के भुगतान का नोटिस था। अगले दिन विकर अपने भाई से मिलने गया और छोटा पोमेरेन उसके घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराने और खुश होने से खुद को नहीं रोक पाई। ओसिरिस ने बताया कि वह उसे ट्यूशन फीस के पैसे दे सकता है। ओसिरिस, जो विकर के सामने सोफे पर बैठा था, ने एक कप चाय उठाई और जब सूरज की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थीं, उसने पूछा कि विकर को वास्तव में क्या परेशान कर रहा है। हमारा लड़का फर्श की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। फिर छोटे पोमेरेन के सिर को सहलाने लगा और एक ईमानदार भाव के साथ कहा कि वह अकादमी में रहते हुए यह छिपाना चाहता था कि वह एक बास्करविले हैं। यह महसूस करते हुए कि विकर उसे दुलार रहा है, पोमेरेन ने अपने हाथ विकर के हाथों के ऊपर रख दिए और खुद को और भी खुश महसूस करने से नहीं रोक पाई। वास्तविकता यह थी कि विकर नहीं चाहता था कि उसका दैनिक जीवन जटिल हो जाए। जब यह पता चला कि उसने बास्करविले के पैसे का इस्तेमाल किया है, वह कल्पना करने लगा कि सिंक्लेयर, बियांका और डोलोरेस उसे प्यार भरी निगाहों से भेज दे रहे हैं। वह जानता था कि नामांकन की समय सीमा तक उसके पास केवल एक सप्ताह था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह किसी और को धोखा दे। लड़कियों द्वारा सुझाए गए किसी भी काम को करने के लिए विकर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिंतित महसूस किया, क्योंकि उसके व्यवहार के कारण उसे पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, जिससे उसे परेशानी हुई थी। ओसिरिस ने चाय की चुस्की लेने की तैयारी की और उसका ध्यान विकर पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि विकर अपने कौशल को छिपाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था। लेकिन फिर उसका मन आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक एहसास आया। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या विकर शक्तिशाली नायक बनना चाहता था जिसने अपनी ताकत छिपाई थी। अतीत में जब बच्चे खेल रहे थे, छोटे ओसिरिस ने अपनी बाहें पार की और एक पेड़ के सामने खड़ा हो गया। वह राक्षसों की भीड़ को हराने की कल्पना करके शर्माने लगा। एक समय था जब वह भी ऐसा ही बनना चाहता था, अपनी ताकत छिपाए और सही समय पर अपनी असली ताकत प्रकट करने से पहले कमजोरों के बीच रहे। कुछ ही सेकंड में छोटा पोमेरियन लकड़ी की तरह सो गया। शांत भाव से ओसिरिस ने हमारे लड़के को सुझाव दिया कि वह खुद को अंशकालिक रूप से राक्षसों का शिकार करने के लिए समर्पित कर दे। विकर का ध्यान अपने भाई पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
ओसिरिस ने खोजकर्ता संघ में जाने और राक्षसों का शिकार करने के लिए एक खोजकर्ता को काम पर रखने का सुझाव दिया। वह हमारे लड़के को अपना सपना सच करने के लिए और अधिक अवसर देने के लिए तैयार था। भ्रमित नजर से विकर ने अपनी ठोड़ी को छूना शुरू कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि इससे उसे अपना सपना सच करने में मदद मिलेगी या नहीं। गंभीर नजर से विकर अपने विचारों में डूब गया। खोजकर्ता संघ के बारे में सोचते हुए उसे याद आया कि एक खोजकर्ता था जो उसे दिलचस्पी देता था। वह एक चोटीदार तलवारबाज की कल्पना करने लगा। वह उन नायकों में से एक था जिसने बर्बादी के युग में मानव गठबंधन में एक महान योगदान दिया था। राक्षसी प्राणियों पर अधिकांश फील्ड गाइड जो उसे पता थे, वे उसके लिए धन्यवाद के रूप में बनाए गए थे। बाद में राक्षस दृश्यावली का स्कूल भी उनके शोध पर आधारित था। विकर को अपनी दुखद मौत याद आ गई, यह जानते हुए कि यह आदमी एक देहाती था जिसका किसी से कोई संबंध नहीं था। राक्षसों के साथ लड़ाई के दौरान उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई। हमारा लड़का उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। जब उसने सोचा कि उसे इस आदमी का भरोसा जीतना चाहिए, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भविष्य के लिए उसने अपने भाई को धन्यवाद दिया और ऐसा करने का फैसला किया। यह सुनकर ओसिरिस की आंखें खुशी से भर गईं और वह खुद को खुश महसूस किए बिना नहीं रह सका। शहर में कहीं शेरपा नामक गाइड गिल्ड था। अंधेरा होने लगा था और किसी ने घोषणा की कि गिल्ड मास्टर वापस आ गया है। एक आदमी ने पूछा कि आज का शिकार कैसा रहा। गिल्ड मास्टर ने जोर से जमीन पर पैर पटका, जिससे लोगों के जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए। गिल्ड मास्टर, एक गोरा आदमी, अपनी पीठ पर एक विशाल सूअर का शरीर ले जा रहा था। वह अपने अंगूठे से सूअर की ओर इशारा करने लगा और जबकि उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, वह मुस्कुराने लगा और कहा कि शिकार पूरी तरह सफल रहा है। इस आदमी को मिनिएचर पिंसर उर्फ मिनी पिन कहा जाता था। उसने सूअर के शरीर को जमीन पर छोड़ दिया और लोग जानवर को देखने के लिए उसके पास पहुंचे। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि स्नातक दूसरे स्तर पर थे। मिनी पिन गिल्ड के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और एक ब्रेक लेने का फैसला किया। वह अपने कार्यालय में घुस गया, बैठ गया और एक किताब पढ़ने लगा। मिनी पिन ने अपना सिर मेज पर टिका दिया, अपने सिर को अपने हाथ से छूना शुरू कर दिया और चिंतित महसूस किया, क्योंकि वे इस महीने फिर से मुसीबत में थे। उनके पास उनके भोजन के खर्च और गिल्ड के सदस्यों के वेतन को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसकी आंखें चिंता और उदासी से भर गईं क्योंकि भाड़े के सैनिकों के बड़े गिरोह के कारण वह नहीं कर सकता था जो वह करना चाहता था, और यह स्वाभाविक था कि वह समर्थन न मिलने के कारण इतना व्यथित था। वह खड़ा हो गया, यह जानते हुए कि यह सब उसकी गलती थी, क्योंकि अगर वह अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय युवा अवस्था में धोखा नहीं खाता, तो अब उसे आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसने एक दराज खोली जिसमें एक तौलिया था। मिनी पिन ने तौलिया पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके खुद को बेवकूफ महसूस किया। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। अगर अभी भी कोई अवसर था, तो वह अपने सपने को पूरा करना चाहता था। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और बास्करविले परिवार के प्रतीक की कल्पना करने लगा। उसका सपना बास्करविले परिवार में प्रवेश करना था। उस समय भूरे रंग के जूते पहने हुए कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से गुजरने लगा। इस व्यक्ति ने हुड पहना हुआ था। वह सूअर के शरीर के पास गया और पूछा कि क्या किसी को पता है कि मिनी पिन कहाँ है। यह सुनकर पुरुषों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। गंभीर निगाहों से वह आदमी हुड वाले आदमी के पास गया और उसने देखा कि यह लड़का जवान है।
उसने पूछा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति ने उनके गिल्ड मास्टर का नाम इतनी सहजता से कहने की हिम्मत कैसे की। यह सुनकर हुर वाले आदमी ने कहा कि वह सिर्फ एक ग्राहक था जो कमीशन कमाने आया था। दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या उसे विश्वास है कि ग्राहक बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि वे श्रेष्ठ हैं। हुर वाले आदमी ने उससे मुंह मोड़ लिया और यह सोचकर चला गया कि यह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। यह देखकर गोरे आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक उग्र निगाह से उसने कहा, इधर-उधर भागा और उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी समय हुर वाला व्यक्ति बिजली की तरह हिल गया और दूर चला गया, जिससे वह व्यक्ति सदमे में चला गया। उसने और उसके आदमियों ने हुर वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जानलेवा नजर से वह व्यक्ति पकड़े जाने से बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने गति पकड़ी और छलांग लगाई, जब तक कि वह गिल्ड मास्टर के कार्यालय की खिड़की के ठीक सामने नहीं आ गया। यह महसूस करते ही मिनी पिन की आंखें, जिसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, आश्चर्य से भर गईं। हुड वाला व्यक्ति खिड़की पर खड़ा था और उसने पूछा कि क्या यह गिल्ड मास्टर का कमरा है। मिनी पिन के शरीर को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह गिल्ड मास्टर था। यह सुनकर मिनी पिन की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी बंद की और भ्रमित नजर से पूछा कि वह कौन था। हुड वाला व्यक्ति खिड़की पर बैठ गया और उसने बताया कि वह एक ग्राहक था जो कमीशन लेने आया था। मिनी पिन का चेहरा पसीने से भर गया और आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया। वह आदमी खिड़की से नीचे उतरा, मिनी पिन के पास गया, एक चादर निकाली और बताया कि यह उसका कमीशन अनुरोध था। मिनी पिन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और वह सतर्क हो गया, यह महसूस करते हुए कि यह आदमी बहुत तेज था। वह इतना तेज था कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत कुशल व्यक्ति था। मिनी पिन ने कमीशन अनुरोध लिया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह आधिकारिक अनुरोध किए बिना यहां नहीं आ सकता। लेकिन फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। हुड वाले आदमी ने अपना हुड हटाना शुरू किया और बताया कि वह जिस गाइड को काम पर रखना चाहता था वह मिनी पिन थी। यह सुनते ही गिल्ड मास्टर का शरीर कांपने लगा। हुड वाला आदमी उस प्रसिद्ध व्यक्ति को नहीं भूल पाया जो बास्करविले परिवार में अंतहीन रूप से आता था, क्योंकि वह एक जागीरदार बनना चाहता था। मिनी पिन का चेहरा पसीने से भर गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। हुड वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विकिर था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।